नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। यूएई में यूपी की महिला को फांसी, 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था। माधवी बूच पर एफआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई आज, कोर्ट के आदेश को सेबी की चुनौती। मार्च अप्रैल की गर्मी से घट सकती है गेहूं की उपज, पंजाब, हरियाणा और यूपी पर ज्यादा असर। गुरुग्राम ईडी का डब्ल्यूटीसी बिल्डर भूटानी ग्रुप के ठिकानों पर छापा, 3,400 करोड़ के दस्तावेज मिले। गुरुग्राम के सीए के सुझाव से सरकार भरेगी खजाना, मुख्यमंत्री ने बैठक में मांगे थे सभी से सुझाव। वीवो T4X स्मार्टफोन कल होगा लॉन्च, एक्सपेक्टेड प्राइस 12,000 हो सकता है। हरियाणा रोडवेज बसों की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च करेगी, आमजन को मिलेगी सभी जानकारी। हरियाणा आवास बोर्ड 1 अप्रैल से होगा समाप्त, सरकार ने किया खत्म, अब HSVP में शामिल। गुरुग्राम में थाईलैंड टूर पैकेज के नाम पर फर्जीवाड़ा, सस्ती विदेश यात्रा का झांसा देकर 50 लाख ठगे। अब खबरें विस्तार से। यूएई में उत्तर प्रदेश के बांदा की महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दी गई। 33 साल की शहजादी पर 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था। वह 2 साल से दुबई के जेल में बंद थी। कोर्ट ने 4 महीने पहले उसे फांसी की सजा सुनाई थी। यूएई में भारतीय दूतावास को 28 फरवरी 2025 को यूएई सरकार से इसकी सूचना मिली थी। विदेश मंत्रालय ने आज 3 मार्च इसकी जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दी। विदेश मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। मंत्रालय और अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास अंतिम संस्कार के लिए शहजादी परिवार की अबू धाबी जाने में मदद करेगा। शहजादी के पिता ने 2 दिन पहले इस मामले में विदेश मंत्रालय MEA से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश से जुड़े मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में आज यानी मंगलवार 4 मार्च 2025 को सुनवाई होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो तब तक विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं करेगा। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने शनिवार 1 मार्च 2025 को शेयर फ्रॉड से जुड़े मामले में माधवी बूच समेत 6 लोगों पर एफआईआर का आदेश दिया था। यह आदेश स्पेशल जज एसी बांगर ने थाने बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया था। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हालांकि सेबी ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर 4 मार्च को जस्टिस SG डीगे के समक्ष सुनवाई होगी। गेहूं की कीमत इस साल भी हाई बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से मई तक गर्मियों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की आशंका है, जिसके चलते गेहूं की उपज कम हो सकती है। पिछले 4 साल से गेहूं के दाम बढ़ते रहने का एक बड़ा कारण खराब मौसम भी है। इस साल का फरवरी 125 साल में सबसे गर्म रहा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्च से अप्रैल तक देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा गर्मी रहने वाली है। मार्च में गर्म हवाओं की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। ये हवाएं गेहूं के दाने बनने के प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण है। IMD ने गर्मी के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा, मार्च 2025 के दौरान सेंट्रल इंडिया के अधिकांश भागों और दक्षिण के भागों में सामान्य से अधिक गर्मी की लहरें चलने की संभावना है। गेहूं एक सर्दियों की फसल है, जिसे वर्ष में केवल एक बार उगाया जा सकता है और जो देश के लगभग आधे हिस्से के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। देश की चर्चित रियल एस्टेट कंपनी WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप और इनसे जुड़े प्रमोटरों के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय ED के सर्च ऑपरेशन में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक के धन संग्रह से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जो दिल्ली NCR क्षेत्र में 15 परियोजनाओं के माध्यम से निवेशकों से धन प्राप्त किया गया। इन 15 प्रमुख परियोजनाओं में से समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों में बहुत कम डिलीवरी दी गई है। कंपनियों के नाम पर विभिन्न सावधि जमा FD को जब्त कर लिया गया है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट और अन्य संस्थानों के नाम पर विदेशों में मनी लॉन्ड्री यानी धन की हेराफेरी भी की गई। इसके अलावा तलाशी कार्रवाई के दौरान यह भी पता चला कि 200 करोड़ रुपए सिंगापुर भेजे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निवेश का भी पता चला है। ED द्वारा यह कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत कई शहरों में 12 ठिकानों पर की गई थी। सोमवार को ED के गुरुग्राम जोनल कार्यालय की तरफ से बताया गया कि घर खरीदारों द्वारा दर्जनों FIR के आधार पर जांच शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गुरुग्राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले सुझाव को
प्री बजट बैठक में रखा है। चंडीगढ़ में मंत्रियों और विधायकों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी वर्ग के एक्सपर्ट से सुझाव लिए गए हैं। इसके लिए गुरुग्राम के सीए और उद्यमियों से अलग अलग मीटिंग की गई थी। मुख्यमंत्री ने 1.5 महीना पहले गुरुग्राम में इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के अधिकारियों से बैठक कर सुझाव मांगे थे। नॉर्थ इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ ICAI के पूर्व चेयरमैन नवीन गर्ग ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ 2 घंटे बजट पर पूर्व चर्चा हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य प्रवीण सचिव राजेश खुल्लर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी साथ थे। इस बैठक में हमारे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं नोटिस ले रहे थे। ये चार्ज GST और करों से आगे बढ़कर राज्य और उसके लोगों के समग्र विकास पर आधारित थी। 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। सत्र की अवधि 7 मार्च से 25 मार्च तक रहेगी। इसमें 9 सिटिंग रखी गई हैं। 19 दिन के शेड्यूल में 10 छुट्टियां हैं। बजट सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी BAC की बैठक में होगा। 8 व 9 मार्च को छुट्टी रहेगी। फिर 10 से 12 मार्च तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं 12 मार्च को अनुपूरक अनुमान की दूसरी किश्त पेश की जाएगी। चाइनीज टेक कंपनी वीवो कल यानी बुधवार 5 मार्च को भारतीय बाजार T4X 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने दावा किया है कि स्मार्टफोन में 44 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ सेगमेंट की सबसे पावरफुल 6500 mAh की बैटरी मिलेगी। इसके अलावा वीवो ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग T4X 5G स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट मिलेगा। उम्मीद है कि एंड्रॉयड 15 पर बेस्ट टच OS पर रन करेगा। स्मार्टफोन में 2 रैम और 2 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिल सकता है जिसकी शुरुआती कीमत 12,000 रुपये हो सकती है। कंपनी ने लॉन्चिंग की जानकारी अपने वेबसाइट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर दी है। हरियाणा में बस संचालन और बस स्टेशनों को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बसों और बस स्टेशनों को हाईटेक बनाया जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा हरियाणा के आगामी बजट सत्र में की जा सकती है। इसके साथ ही बस स्टेशनों का भी आधुनिक तरीके से पुनर्निर्माण किया जाएगा। खाने के साथ अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों को ट्रैक करने के लिए ऐप बनाने पर काम शुरू हो गया है। इससे यात्रियों को बस को ट्रैक करने में आसानी होगी। हरियाणा में आवास बोर्ड को समाप्त करने की तैयारी है। हरियाणा आवास बोर्ड को 1971 में तत्कालीन CM चौधरी बंसीलाल ने गठित किया था। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP में शामिल किया जाएगा। 1 अप्रैल से आवास बोर्ड का अस्तित्व प्रदेश में समाप्त हो जाएगा। जिससे पहले सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जानकारी के अनुसार इसके लिए आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाहीन ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS AK सिंह को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें आवास बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शामिल करने की जानकारी दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में सस्ती विदेश यात्रा का झांसा देकर लोगों के रुपए ठगने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ठगी के लिए आरोपी ने बकायदा फ्यूल हॉलीडे नाम के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी थी। इसके जरिए वह करीब 50 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुका है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान उससे पता किया जाएगा कि उसने कितने लोगों से कितने रुपए की ठगी की है। गुरुग्राम के एक कपल ने उद्योग विहार थाने में 11 दिसंबर 2024 को शिकायत दी थी कि उन्होंने नवंबर 2024 में फेयर फ्यूल हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड नाम की ट्रैवल कंपनी से थाईलैंड घूमने के लिए पैकेज बुक किया था, जिसके बदले में इन्होंने रुपए भी ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन इसके बाद भी कंपनी मालिक ने इनका फोन तथा ईमेल का जवाब देना बंद कर दिया। कंपनी द्वारा रुपए लेकर इनके साथ धोखाधड़ी की तथा विदेश जाने का कोई पैकेज नहीं बुक किया गया था। इस शिकायत पर थाना उद्योग विहार गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।